सेकेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आप पुराने हैं तो आपका दिल से स्वागत ही है। ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस जो बातें हैं वो मैं कुछ ये बताने वाली हूँ कि अगर आप टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। नोट्स, पीडीएफ और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कराते हैं वो वहाँ पर मिलेंगी अपलोडेड। ओके। और सेकेंडली दूसरी चीज़ की हम ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे वो बहुत ज़्यादा डिटेल चैप्टर है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड बाय द वे सेक्शन ई भी। ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को एक एक टॉपिक जिस तरीके से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है यहाँ पर देखो। ठीक है। सेक्शन सी में है और इस तरीके से मैंने सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी ए मतलब पढ़ाया और उससे आगे एक इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। ठीक है। तो जिसमें लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज के बारे में था, तो उन सारी चीज़ों को मैंने पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ाया था। लेकिन मुझे अब एहसास हुआ डैट कि हमें लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। हमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं पढ़ाऊँगी सारी चीज़ें, लेकिन मैं यहाँ बताती जाऊँगी। ये चीज़ों को माइंड में रखना, बाकी सबको स्लिप होने दो। ठीक है। क्योंकि इतना रटोगे तो रट्टू तोता बन जाओगे, या रट्टू तोता हमें बनना नहीं है, हमें एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है। ठीक है। और ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी आज इसको मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि सेक्शन डी और सेक्शन ई भी है। ठीक है। तो इस वजह से मैं सोची हूँ इसको फास्टली पढ़ाऊँ कि ये ज़्यादा जो लाइन बाय लाइन दिए इसको ना पढ़ाकर जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ाऊँ। ठीक है। तो यहाँ देखो जो चीज़ें लिखी हैं। दिस इज़ ट्रू डैट कंट्रोल ऑन फायर इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, बट दिस ग्रेट इन्वेंशन ट्रिगर द बिगनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑल्सो, एंड इट्स फर्स्ट विक्टिम वॉज फॉरेस्ट and wildlife. Okay, when cooked meat was tasted and then utilizations of forest timber became common in the form of fuel resource for cooking and roasting of hunted wild animals. तो ये सही है कि जो कंट्रोल हमें करना चाहिए, फायर एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर। ठीक है। लेकिन जो ये ग्रेट इन्वेंशन है ये किसको सबसे ज़्यादा ट्रिगर्ड करता है? जब इसकी शुरुआत हुई थी, डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसको करता है? और इसकी जो पहला विक्टिम कौन बनता है? हमारे फॉरेस्ट, मतलब हमारा फॉरेस्ट, जंगल और वाइल्ड लाइफ, जो कि वहाँ जो लोग मीट को पकाते थे वो टेस्टेड, मतलब वहाँ पर जो चीज़ें को टेस्ट करते थे। ठीक है। मीट का देन यूटिलाइजेशन जब फॉरेस्ट का टाइम पर था, देन कॉमन जो फॉर्म आए फ्यूल के रिसोर्स के लिए, जो कुकिंग, रोस्टिंग, ये हंटेड वाइल्ड लाइफ की चीज़ें होने लगी। ठीक है। क्लियर? देन आगे बात करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर सिग्निफिकेंट पार्टनर ऑफ द जर्नी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। तो जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है ये एक सिग्निफिकेंट पार्टनर है हमारे इंसानी लाइफ के जर्नी के ऊपर। फॉरेस्ट एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है अर्थ के लिए। ये एक ओनली रिसोर्स नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इकोसिस्टम के लिए बनाया गया है, और हमें अनडिवाइडेड रिलेशनशिप इसमें डिवाइड मतलब कि बनाया जाता है। ठीक है। इनके साथ इनफैक्ट फॉरेस्ट एक इनवैल्यूएबल गिफ्ट है नेचर का, और जब इसकी शुरुआत होती है देन यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग में, तो ये एक नॉरेस्ट फॉरेस्ट के ऊपर चीज़ें आती हैं। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इंडिस्पेंसेबल रिसोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो चीज़ें हैं ये एक इंडिस्पेंसेबल रिसोर्स है एक हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है। और देन बात करते हैं इट एनेबल्स ऑल लिविंग। ओके, तो ये जो चीज़ें देखो ये सारी चीज़ें बकवास है, समझो, उतना ऊपर का पढ़ लिया, इसको रहने दो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में और उनके डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इंडिया 10th इन द वर्ल्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया कितने रैंक पे आता है? तो 10th रैंक पे आता है दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि एक्सटेंशन के फॉरेस्ट के रूप में। और फॉरेस्ट कितने कवर है? अबाउट 68 करोड़ हेक्टर। अब बात मैंने बताई थी क्या कि हम बताएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बताओ कि फॉरेस्ट ऑल ओवर में हमारे लैंड में कितने हेक्टर में है? तो 68 करोड़ हेक्टर, ये याद रखना। बस बात खत्म। रूस में है 809 809 करोड़ हेक्टर। ओके, ये याद रखना। विच इज़ फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन ब्राज़ील 420 करोड़ हेक्टर, ये चीज़ें याद रखना। कनाडा 310 करोड़ हेक्टर एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 303 करोड़ हेक्टर। इन चाइना बात करते हैं 197 करोड़ हेक्टर्स, और ऑस्ट्रेलिया 164 करोड़ हेक्टर्स। इन कॉन्गो 134 करोड़ हेक्टर। इन इंडोनेशिया 88 करोड़ हेक्टर्स एंड इन पेरू 69 करोड़ हेक्टर्स आर फॉरेस्ट एरिया। तो ये चीज़ें जो जगह का नाम बताया और कितने हेक्टर में वो फॉरेस्ट एरिया है, तो उसको थोड़ा माइंड में रखना। ठीक है।
4-5 को, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फूड और एग्रीकल्चर एजुकेशन है FAO, इनमें 1948 में वर्ल्ड के 4 बिलियन हेक्टर के जो लैंड है उनको लिया गया था फॉरेस्ट कवर, विच कैम डाउन टू 3.8 बिलियन हेक्टर इन 1963। मतलब 1963 में 3.8 बिलियन हेक्टर उसके फॉरेस्ट के कवर में वो लैंड आए थे, और 1919 तक 3-4 बिलियन हेक्टर फॉरेस्ट रिमाइन हुए थे। लेकिन 2005 में कुछ इम्प्रूवमेंट बनाया गया था इस सिचुएशन में, बिकम ऑलमोस्ट कितने 1948 में जब फॉरेस्ट कितने तक बिलियन तक हेक्टर में पहुंचा, 3.952 बिलियन हेक्टर। कितने 1948 में कितने तक पहुंचा, 3.958 बिलियन हेक्टर, ओके। और यही एक 30% ऑफ द टोटल वर्ल्ड टोटल एरिया, एक मतलब कि ऐसा बताया जाता है कि 30% वर्ल्ड टोटल एरिया रहना ही चाहिए फॉरेस्ट का। इन 2001 में बात करते हैं इंडिया में, तो फॉरेस्ट कितने में फैला है, 19.27% ऑफ द टोटल जोग्राफिकली एरिया के बात करते हैं। तो वही अगर फॉरेस्ट सर्वे की बात करते हैं इंडिया में, तो 20.55 जोग्राफिकली एरिया फॉरेस्ट कवर है। मेजर ऑफ RSP-6 रिसोर्सेज सैटेलाइट है, ठीक है, जिसमें रिमोटली सेंसिंग सैटेलाइट को फिट किया जाता है, स्कैनर और कैमरा को, जो कि एक ग्रेट क्या बोलते हैं उसको, हेल्प एग्जिंग करता है, ठीक है, इंडिया फॉरेस्ट में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी, अब बात करते हैं अगर 10th रिपोर्ट की बात करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 2005 में जो कंट्री है उसमें कितने करोड़ हेक्टर लैंड थे जो कि एज अ फॉरेस्ट थे, तो 67.7 करोड़ हेक्टर जो कि लैंड थे, जो कि एक फॉरेस्ट एरिया में आए थे, और जिसमें का 20% समथिंग 60% टोटल जोग्राफिकली एरिया था। जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का इन इंडिया, नॉट एवन वहाँ पर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, मध्य प्रदेश, ये सारी चीज़ें, ये सारी जगह पे भी फॉरेस्ट वेल्थ बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, फाउंड होते हैं 19.3%, ठीक है, टोटल जोग्राफिकली। और उसी के बेस पे अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ द ट्रीज़ के बेसिस पे, तो फॉरेस्ट को 5 तरीके से बांटा गया, वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ओके, और बसेस एंड अदर फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट में जो डेंसिटी एक ट्री की कितने ओवर परसेंटेज में होते हैं, 70% होना चाहिए एक जोग्राफिकली एरिया के ऊपर। और वही बात करते हैं टोटल जोग्राफिकली एरिया में 40 से 70% तो कम से कम डेंस एरिया होना ही चाहिए, डेंस फॉरेस्ट होना ही चाहिए ट्रीज़ में, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ट्रीज़ में बात करते हैं तो टोटल जोग्राफिकली एरिया 10 to 40% ओपन फॉरेस्ट में होना चाहिए। बसेस एंड अदर फॉरेस्ट में बात करते हैं तो 10% होना ही चाहिए। मैंग्रोव में कोस्टल फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिटेल में जानते हैं कि तो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट एक्सटेंड ऑन 54.6 लाख हेक्टर, और इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं डेंस फॉरेस्ट, वो कम से कम 54.6 लाख हेक्टर को लेते हैं लैंड में, जिसमें 1.66% टोटल जोग्राफिकली एरिया होता है। एक्सेप्ट करते हैं तो असम और सिक्किम और नॉर्दर्न ऑल नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट को, ये सारी चीज़ों को, ये सारी कैटेगरी को हम इसमें लेते हैं। और इनमें जो डेंसिटी एरिया होती है फॉरेस्ट के लिए ऑल ओवर 75% होती है। डेंस फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं 73.60 लाख हेक्टर होते हैं, जिसमें कि पूरे लैंड के अंदर मतलब कितने कैटेगरीज में आते हैं लैंड में, जिसमें कि 3% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया होता है। जिसकी एक्सटेंशन में अगर बात करते हैं फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हिल्स में पाए जाते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये नाम बस याद रखना, यहाँ बता देती हूँ। और यहाँ पर डेंसिटी जो होती है 62.9% है, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो द एक्सटेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये जो टाइप का फॉरेस्ट है ये कहाँ कितने में फाउंड होता है, तो 2.59 करोड़ हेक्टर में एक लैंड के ऊपर, इसमें 7.12.1.2% टोटल जोग्राफिकली एरियाज होते हैं। और इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कुछ उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और 16 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं आसाम के, और जो 16 आसाम के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी उसकी जो होती है ट्रीज की 23.89% है, ठीक है। बसेस और अदर फॉरेस्ट में बात करते हैं तो ये फॉरेस्ट जो है राजस्थान और सेमी एरिड एरियाज़ में पाए जाते हैं। और ये इसके जो प्लेन्स होते हैं तो पंजाब, हरियाणा, बिहार और वेस्ट बंगाल की डेंसिटी के ट्रीज के, और कितने लेस देन 10% से भी कम, ठीक है। दैट चीज़ वो है, ठीक है, कि जो मतलब वहाँ के कैटेगरीज होते हैं ये सारी चीज़ें इनके कैटेगरीज में आती हैं, ठीक है।
आगे बात करते हैं ये टाइप के जो फॉरेस्ट है 2.459 करोड़ हेक्टेयर में ये लैंड में आता है, और जिसमें कि जोग्राफिकली एरिया कितनी होती है 8.68%, बस इतना याद रखो। और यहाँ देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं तो 5% टोटल वर्ल्ड के टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट है 45,000 किलोमीटर इन इंडिया में, और पूरी तरीके से जो कोस्टल स्टेट में फैले हुए हैं। हाफ ऑफ द लोकेटेड सुंदरबंस, ठीक है, सुंदरबंस में पाए जाते हैं। और बंगाल के सुंदरबंस में कितने कोस्टल एरिया मैंग्रोव एरिया ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, हाफ ऑफ द कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरबंस पे, इसको याद रखना। और गुजरात के बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी मतलब ये प्लेस है। ओवरऑल 12 स्टेट में पाए थे और यूनियन टेरिटरीज मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड होते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, केरला एंड दामिनी और इंक्लूडेड, मतलब ये सारी चीज़ों में, ये बस नाम याद रखना। और ये बात करते हैं तो इसको रहने दो, इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ चीज़ें हैं नहीं, तो जो कंडीशंस आती हैं कि जो 17 ऑफ द टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स में है बिहार के हमारे, तो जो टोटल वैनिज से जो कंडीशन एक फॉरेस्ट के ऊपर वेस्ट चंपारण, मुंगेर, बंगा, जामीन, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमर एंड औरंगाबाद, ठीक है, सॉरी औरंगाबाद, कुछ ज़्यादा ही स्पीड में बोल रहे हैं ना इसलिए थोड़ा गड़बड़। ये सारी एरियाज में पाए जाते हैं 3,700 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, एरियाज़ में इनको मतलब बसेस एरियाज पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेस्ट को कितनी कैटेगरीज में रखते हैं, ये कैटेगरीज में रखते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट वैसे होते हैं जिसमें क्लाइमेटिकली इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसको रिजर्व करना, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट इन दिस फॉरेस्ट, इसमें जो वुड्स होते हैं उसको कैन बी कट नॉर इज ग्रेजिंग ऑफ एनिमल परमिटेड, मतलब कि उसको हम लोग कट कर सकते हैं लेकिन ग्रेजिंग नहीं कर सकते एनिमल का जब तक परमिटेड ना हो। दोज फॉरेस्ट नेसेसरी किसके लिए होते हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए, बाढ़ को कंट्रोल, स्टॉपेजी के लिए, स्टॉपेजी ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लाइमेट के लिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एरिया है फॉरेस्ट का, वो कितने 54% को डिक्लेयर किया गया है ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट के लिए। ये बस याद रखना 54% को डिक्लेयर कितने किया गया है, किसके लिए, रिजर्व फॉरेस्ट के लिए रखा गया है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अगर हम बात करते हैं इस टाइप के फॉरेस्ट में जो सर्टेन रूल आते हैं और रेगुलेशंस होते हैं वो एनिमल्स और फैकल्टी के ऊपर जो कटिंग ऑफ ट्रीज को दिए जाते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय होने के से, ये प्रोटेक्ट करता है ये सारी चीज़ों से। और जो अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार 1/3 ऑफ द टोटल जो फॉरेस्ट होगा 1/3 के एरिया 29% होगा जो कि एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये सारी जो टाइप से फॉरेस्ट और बैरियन लैंड की, तो ये सारी चीज़ों के जो ऑनरशिप होते हैं गवर्नमेंट के, इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ के कैटेगरी में आते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं। और इस टाइप के फॉरेस्ट को जो गवर्नमेंट इम्पोज नहीं करती है कोई भी प्रोविजन के बगैर ऑन कटिंग ऑफ वुड, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, या गवर्नमेंट चार्ज जो टैक्स लगाती है 70% ऑफ टोटल एरियाज़ पे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। मैक्सिमम जो एक्सटेंशंस होते हैं रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, जहाँ पर 75% के जो टोटल फॉरेस्ट हैं वो एरिया लोकेटेड है। अपार्ट अगर हम बात करते हैं कि इसके बगैर लार्ज पॉपुलेशंस की टोटल फॉरेस्ट इन जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा इसमें मतलब पॉपुलेशन में है फॉरेस्ट। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब में रिजर्व फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। वेयर अगर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में बात करते हैं तो इसमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा एरियाज़ में है, ठीक है। और इन ऑल दी स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स में, सारे स्टेट में और गुजरात में मोस्ट ऑफ दी फॉरेस्ट अनक्लासिफाइड है। बस ये याद रखना कुछ नाम, जैसे लाइक अगर बात करते हैं तो कौन कौन से स्टेट है जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आते हैं, तो ठीक है, तो बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है। और कौन से वो स्टेट है जो रिजर्व में आते हैं, तो उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, 3-4 याद रखना, ठीक है। और कौन से वो स्टेट है जो अनक्लासिफाइड में आते हैं, नॉर्दर्न, ईस्टर्न के ऑल स्टेट और गुजरात, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्शंस एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ में। तो यहाँ पे देखो जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट है वेल्थ, वो शुरुआत होती है क्लोन एरा से, जो कि इंग्लिश डेवलप्ड रेलवेज और रोडवे के एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, ट्रेड पर्पज से ये सारी चीज़ें देते हैं, ठीक है। और रेगुलरली जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे अटैक करते हैं इंडिपेंडेंट के बाद, इनफैक्ट उनके नाम से डेवलपमेंट के डिस्ट्रक्शंस के फॉरेस्ट को बिगिन किया जाता है। और इन सारी चीज़ों को 20th सेंचुरी जो फॉरेस्ट ऑक्युपाई 24% एरिया लेता है, जिसको रैंक 19% के बिगनिंग में
फर्स्ट के 21st सेंचुरी के दिया जाता है, ठीक है। और इसके जो मेन कॉज होता है ह्यूमन इंटरफ्रेंस होता है, अनकंट्रोल ग्रेजिंग, डोमेस्टिक एनिमल्स एक्सप्लोइशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में लेती हैं, ठीक है। इस हिसाब से जो इंडिया है फॉरेस्ट सर्वे में जो एनुअल प्रोडक्शन है इंडिया का फॉरेस्ट में 0.5 क्यूबिक मीटर है, जहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से 2.1 क्यूबिक मीटर होता है। और कुछ ऐसे मेन डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट है इंडिया का जिसमें एक्सटेंशन एग्रीकल्चर लैंड है। और इसका एक सर्वे के हिसाब से अगर देखते हैं तो 1951 से लेकर 1918 से अबाउट 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट, मतलब वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर लैंड से टर्न हुई हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट सेंट्रल, ड्यू टू ये सारी चीज़ों को वैसे शिफ्टिंग, जिसको झूम कल्टीवेशन कहा जाता है, ये स्लाइस और बर्न भी कहा जाता है कल्टीवेशन, ठीक है। फॉरेस्ट वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ज़्यादातर। अगर आगे बात करते हैं द फॉरेस्ट जो बैडली जो डिस्ट्रॉय होती है, इम्प्लेशन ऑफ द मेगा डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट, और इस तरीके से जो अलग अलग डेवलपमेंट है, रिवर वैली प्रोजेक्ट 1952 और 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं ग्रेजिंग और यूज़ ऑफ वुड एज फ्यूल, एज उसको छोड़ दो, वो ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ, ठीक है। एक बहुत अच्छा रोल निभाता है ग्रेजिंग और वुड के यूजेस के एक डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के रोल में, ठीक है। और इसके कंस्ट्रक्शन किसमें, रेलवे, रोडवे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शंस करती हैं एक फॉरेस्ट के ऊपर। और इसके कारण कुछ भी इन्वायरमेंट एक्सपेक्ट लाइक कुछ पार्ट है इंडिया के इंडस्ट्रियल प्लांटेशंस और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पर सिंगल वैरायटी ऑफ ट्रीज, ये सारी चीज़ें एक स्पेशल ट्रीज देती हैं। एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव प्लांटेशन ऑफ टीक और अदर नेचुरल फॉरेस्ट में, ठीक है। ये रहने दो, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से जैसे मतलब कि एग्जैक्ट करते हैं स्पाइसेस में कितने वर्ज हैं हमारे इंडिया में, कितने आते हैं, उनमें बात करते हैं कि इंडेंजर स्पीसीज कितने, एक्सटेंस स्पीसीज कितने हैं, ठीक है। प्लांट वेट एक्सटेंस स्पीसीज कितने हैं, 384। वही इंडेंजर की बात करें जो कि बहुत खतरे में थोड़े, तो 19,079, ठीक है। और वही बात करते पीसेस की तो 21, और वही इंडेंजर की बात करते 343, MPS की बात करते तो 2, रेप्टिल्स की बात करते 21, 170, और इनवर्टेब्रेट्स 98, 300, 1355, और बर्ड्स की बात करते हैं 133, एक्सटेंक्ट्स करते हैं, वही डेंजर की बात करते हैं 1037 है, और मैमल्स 83, 497 इन डेंजर में है। तो बात करते हैं अगर टोटल की तो 22,531, ठीक है, 31 और 748 42। और कुछ मेजर स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कि डेंजर्स में होते हैं एक्सचेंज के बाद भी, जैसे ब्लैक बक, चेंकर, वोप, स्वैप, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि इंडेंजर स्पीसीज में आती हैं, ठीक है। और कुछ मेजर एडवर्स ह्यूमन इफेक्ट में जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। लाइक यहाँ पर देखो, 1 सेकेंड, इनक्रेंजमेंट ऑफ नेचुरल हैबिट, नेचुरल जो हैबिटेट है उसके बाद जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स में फॉरेस्ट, प्लेन्स, रिवर, पॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इनके हैबिटेट में इनरिच जो कंट्रोल है, अनकंट्रोल ग्रोथ, पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो प्रोजेक्ट है ये काम आती हैं, समझिए। 1 सेकेंड। देन बात करते हैं हम लोग आगे, ओके। और इसके कारण जो फैसिलिटी है कम्युनिकेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट की, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है और वाइल्ड लाइफ की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट एक वाइल्ड लाइफ की जो कि एक ट्रेटन की तरह आते हैं एक इंक्रीजिंग इंकरेजमेंट लेकर, जिसके अंडर में जो नॉर्मल ग्रोथ की प्रेशर होती है एक वाइल्ड लाइफ के ऊपर, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। पॉल्यूशन और एसोसिएशन प्रॉब्लम की बात करें, पॉल्यूशन, अरे ये क्या हो गया मेरे टंग को, दिमाग खराब हो गया, प्रदूषण, पॉल्यूशन, ओके क्लियर, सॉरी माफ़ करना, वो थोड़ा सा स्लिप हो गया, ठीक है, गलती हो जाती है मुझसे भी। पॉल्यूशन, ठीक है, इंक्रीजिंग जो पॉल्यूशन है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को जन्म देता है। जो मेन फैक्टर है इसके रिस्पॉन्सिबल है वो रिडक्शन के, जो कि एक वाइल्ड लाइफ के अल्ट्रा वायलेट रे, एसिडिक रैन, ये सारी चीज़ें, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीज़ों की वजह से जो पॉल्यूशन एसोसिएटेड प्रॉब्लम आती हैं। और इनके कारण जो एयर है, वाटर है और सॉइल पॉल्यूशन है, लाइफ साइकिल ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक सीरियस मेजर इफेक्ट देता है, क्लियर। विदाउट कंप्लीशन ऑफ द
बिना किसी के लाइफ साइकिल के बिना एक न्यू प्लांट या ऑर्गेनाइजेशन को प्लेस कर ही नहीं सकते। इसके रिजल्ट में क्या चीज़ें आती हैं, एबिलिटी ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, द वाइल्ड लाइफ इज स्लो डायमेंशिंग। ओके, इकोनॉमिक गेन की बात करते हैं तो राइट फ्रॉम कलरफुल बटरफ्लाइज टू फ्रॉक्स, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ, टोर्टोइस, पैरेट्स, अदर लोकल बर्ड्स को जो हंटेड करते हैं या सोल्ड मतलब बेच देते हैं, उनके ब्लैक मार्केटिंग में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ये चीज़ें चलती हैं। चाइना इसका मेन सेंटर है ब्लैक मार्केटिंग ऑफ सच, मतलब इस टाइप के ब्लैक मार्केटिंग का। और इसके कारण जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, ओके, पार्टिकुलर प्लेसेस ऑफ प्लांट, ट्रीज, ये सारी चीज़ें एक लोकल, रीजनल, स्टेट लेवल पे इंडेंजर में आती हैं ये स्पीसीज, ठीक है। अगर बात करते हैं कंटिन्यू हंटिंग इसी तरीके से चलता रहा, एक बिग चैलेंज देगा वाइल्ड लाइफ को इन प्रेजेंट टाइम। ये एक इमर्ज हो जाएगा पूरी दुनिया के लेवल, वर्ल्ड लेवल तक इश्यूज आएंगे, इससे इस मैटर पे हमें कंसर्न होना चाहिए। और नाउ हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए सोशल, कल्चर, मोरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस लेवल तक की सिर्फ मेन लिटरेचर या पोर्ट्स और आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ों को अवेयरनेस करना चाहिए। एक पर्टिकुलर मेंशन अबाउट ये सारी क्रिएशन के ऊपर हमें जागरूक होना चाहिए। इंडिया में एक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेप्ट करती हैं ये एंशियंट टाइम में, ठीक है। ये रन दो, बहुत डिटेल हो जाएगा, ठीक है, ये रन दो। ओके, यहाँ पर देखो, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स को बनाया गया एक इंटरनेशनल संगठन के ऊपर, जो किस के लिए काम करता है, जो चीज़ें, जो एनिमल, जो वाइल्ड लाइफ एक इंडेंजर स्पीसीज में है, प्रोपगेशन में उनसे कंजर्वेशन करता है, बचाता है। इंटरनेशनल यूनियन का फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो कॉल्ड, उसे हम ऑल्सो क्या कहते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये पूछता है IUCN का फुल फॉर्म, इसको याद रखना, इसका ये याद रखना और ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी बता दिया मैंने। और वो संगठन जिसको आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस प्लांट के और एनिमल्स के ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मल स्पीसीज जैसे लाइक हुज पॉपुलेशन इज कंसीडर टू बी नॉर्मल फॉर सर्विस सच एज कैटल, साल, पाइन एंड रोडियंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो नॉर्मल स्पीसीज होते हैं वो एक उसका कंसीडर जो पॉपुलेशन होता है नॉर्मली सर्वाइवल के लिए होता है, ठीक है। इंडेंजर की बात करते हैं वैसे स्पीसीज जो एक डेंजर एक्सपीरियंस में आ चुके हैं, उनके निगेटिव सिचुएशन चल रहे हैं, उनके पॉपुलेशन में डिक्लेन किया जा रहा है, कंटिन्यू उनके सर्वाइवल, उनका जीना मुश्किल हो रहा है, उनको हम लोग इंडेंजर में कहते हैं। ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, राइनो, लायन टेल्ड, मैक्यूज, सेंगी, मणिपुर डियर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें किस टाइप के इंडेंजर स्पीसीज में, ठीक है। वल्नरेबल स्पीसीज की बात करते हैं, ये याद रखना, ठीक है, ये सारी डिफिनेशंस ये और दो ऊपर बताया। ये इस कैटेगरी में उस स्पीसीज आते हैं जिसके पॉपुलेशन एक डिक्लाइन होते हैं, उनके प्रॉपर केयर नहीं होती है, उनको इन डेंजर में मूव कर दिया था, मतलब कि अभी वो इन डेंजर में है नहीं लेकिन उनको वल्नरेबल मतलब कि उनका क्या बोलते हैं उसको, मूव करा दिया जाता है इंडेंजर कैटेगरी में। ब्लू शीप, एसिटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन और एग्जाम्पल है, इन सारे एग्जाम्पल याद रखना बच्चों, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना वो एग्जाम में एग्जाम्पल से पूछती हैं, ठीक है। ये कौन से स्पेसिस में आते हैं, इन विच स्पेसिस गैंगेटिक डॉल्फिन आर कमन, ठीक है। तो तुम क्या लोगे, तो वहाँ पर दिया लगेगा वल्नरेबल, इंडेंजर, एक्सटीरियंस स्पेसिस, रेयर स्पेस, 4 ऑप्शन हो गए, तो तुम क्या डालोगे, वल्नरेबल, ठीक है। द पॉपुलेशन रेयर स्पेस की वैसे पॉपुलेशन जिसके स्पेसिस में कम हो लेकिन वो वल्नरेबल, मतलब कि उनके जो स्पीसीज है पॉपुलेशन वो कम है या वो वल्नरेबल है, इनके निगेटिव फैक्टर में जा रही हैं जो चीज़ें वो बदली नहीं जा रही, उनको इंडेंजर में मूव करा दिया जाता है। एंडेमिक स्पीसीज की बात करते हैं वो स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाते हैं, लाइक आइसोलेटेड, जो कि नेचुरल जो जोग्राफिकली बाउंड्रीज में रहते हैं, एंड वन टील, निकोबार, पिजियंस, अंडमान वाइल्ड, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्सटियन स्पीसीज की बात करते हैं तो वो स्पीसीज जो जिसको हैबिटेट नहीं है वहाँ रहने के और उन्हें वहाँ पर मतलब फाउंड किया जाता है, वो स्पीसीज एक्सटीरियंस करते हैं एक लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कंटिनेंट, ये सारी चीज़ें। इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पिंक हेड डक, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और डडो बर्ड, ऐसे एक चीता, ठीक है। सेवरल अदर इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इसके लिए चलाते हैं, लो इंडेंजर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए बचाने के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन करने के लिए, और उसको इन विच वर्ल्ड वाइल्ड फाउंड के लिए हम लोग नेचर भी करते हैं एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस के लिए।
और इंडिया में सेवरल प्रोग्राम्स भी बनाए थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इफर्ट जो होता है कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ के उनके हैबिटेट को सक्सेसफुल होता है, इसी को C2 इफर्ट कहते हैं। इन दिस इसमें एक लार्ज स्पेस होता है लैंड का जो कि डिक्लेयर करता है रिजर्व एरिया में। सिमिलरली उसी तरीके से जो आर्टिफिशियल हैबिटेट है उसको डेवलप करते हैं, उसी को XC2 कहा जाता है। XC2 इसका एक इफर्ट मतलब बहुत ज़्यादा लगाया जाता है उस स्पीसीज में डेंजर ऑफ एक्सटीरियंस को मतलब कलेक्ट करके उसको कंजर्व करते हैं लोग। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में बात करते हैं तो रिजर्व एरियाज, नेशनल पार्क और पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। नेशनल पार्क में बात करते हैं तो जो मेन ऑब्जेक्ट इस टाइप के पार्क में तो वो डेवलप आइडियल कंडीशन के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वाइल्ड लाइफ के ऊपर आती हैं। इस पार्क में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होती है प्रोवाइडेड, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। और 85 नेशनल पार्क हैं, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें ये थी। और स्कैंचियस की बात करते हैं, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, वाइल्ड लाइफ के एक प्रोटेक्टेड मैनर में जीने के लिए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस एरियाज में लिमिटेड परमिशन ही रहते हैं एग्रीकल्चर के लिए और गैदरिंग के लिए, फिशिंग एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया 448 ये क्या बोलते हैं स्कैंचियस है, ठीक है, इंडिया में हमारे। बस इतने हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो इस एरियाज़ में जो प्रोग्राम्स है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये सारी चीज़ें को चलाए थे प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। 65 नेशंस आते हैं दुनिया में, 243 बायोस्फीयर को रिजर्व किया जाता है और 40 हमारे इंडिया में रिजर्व है, ठीक है। बात करते हैं ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की ये है क्या बोलते हैं टेबल है, इसको याद कर लेना। मध्य प्रदेश में कौन से पार्क आते हैं और कर्नाटका में, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरला, ये तो अभी मैं पढ़ा नहीं सकती, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, लिखना हो तो लिख लेना। 1 सेकेंड, लो स्क्रीनशॉट, इसका लो, हो गया, और इसका लो, ये याद कर लेना, मतलब 1-2 तो कम से कम याद रहना चाहिए, पूछता है एग्जाम में। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका मैं एक कार्डबोर्ड क्या बोलते हैं उसको A4 साइज पेपर में बना के टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। ब्रीडिंग सेंटर की बात करते हैं तो एडवर्स कंडीशन जो कि एक डिक्लाइन करता है रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ एनिमल्स में, इसके जो नंबर होते हैं स्पेसिफिक में इंक्लूड किया जाता है, किसकी लिस्ट में आता है, इंडेंजर की लिस्ट में। इसकी वजह से जो उसका लो रिप्रोडक्टिव रेट है वो कम रहता है। और मध्य प्रदेश, ये सारी चीज़ें जो पॉपुलेशन के ऊपर क्रोकोडाइल डिक्लेन ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। प्रोविजन ऑन हंटिंग की बात करते हैं तो इसके मेन जो कॉजेज है डिक्लेन करने के लिए तो पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो कि रेकल्स और हंटिंग के ऊपर आती हैं जो चीज़ें, ठीक है, बस इतना याद रखो। देन यहाँ पर बायोप्रेसी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसकी आउटपुट जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आती है। इसको सीरियसली मतलब ओनली सीरियस प्रॉब्लम नहीं है ये, बल्कि एक बाद में जाकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है हमारे ह्यूमन सोसाइटी के लिए। इन्वेस्टिंग करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर एक अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट के ऊपर, ट्रांसप्लांटेशंस और ट्रांसप्लेटेड अनदर एनिमल, ठीक है। और इसके लिए एक न्यू टाइप के एनिमल आते हैं और प्लांट को डेवलप किया जाता है, ठीक है। देन यहाँ देखो क्या बोलते हैं बायोप्रेसी किसके द्वारा डन किया था, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग वर्ड्स अल्ट्रेशन जेनेटिक कैरेक्टर में डन किया था, ठीक है। सेवरल एग्जांपल बात करते हैं तो डेवलप कंट्रीज जैसे बायोवेल्थ जो डेवलपिंग कंट्रीज नेशन है उनमें देखे जाते हैं ये सारी चीज़ें। और यहाँ बात करते हैं प्लेंड्रिल ब्रिजिन प्लांट फाउंड होता है वेस्ट अफ्रीका में, जो कि इसके इफेक्ट के अंदर आता है। एक टाइप का ये प्रोटीन फाउंड होता है एक प्लांट में, 200 सेल्सियस टाइम्स स्वेटर देन शुगर और लेस कैलोरीज होते हैं जिन जो प्रोड्यूस होते हैं स्वीटनेस की वजह से। आइडेंटिफाई करते हैं अमेरिका के द्वारा रिसर्च, ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर रहती हैं, ठीक है। हॉट स्पॉट्स की बात करते हैं तो नॉर्मन मायरिस इन 1988 में एम्फेसिस करते हैं आइडेंटिफाइंग करते हैं हॉट स्पॉट को कंजर्वेशन की C2 ऑन पैरेटिक, मतलब C2 जो कंजर्वेशन है उसके ऊपर। और रिचेस्ट और मोस्ट थ्रेटेंड रिजर्वर ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ है अर्थ का। और इसके कुछ कंडीशन है हॉट स्पॉट्स के, जैसे लाइक डिटरमिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ टोटल लोकल स्पीसीज, जिसमें कि लोकल स्पीसीज जो है वो फाउंड एनीवेयर नहीं होते। और डिटरमाइन एक लिमिटेशन, मतलब कि एक लिमिट के ऊपर ही इंकरेजमेंट पाए जाएंगे हैबिटेट के ऊपर, ठीक है। ये पढ़ लेते, देखो बताती हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर
ये पूछता है इसमें से क्वेश्चन। टाइगर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है जिसमें 1973 में जो एट्रिटी एब्जॉर्ब हुई थी एक टाइगर के नंबर पे। तो इसमें 5500 की बिगनिंग में 20 सेंचुरी में आई थी, ठीक है। 1827 में पोजिंग जो टाइगर से एक ट्रेड के रूप में यूज़ करने लगे, श्रिंकिंग ऑफ द हैबिटेशन, ये सारी चीज़ों के रूप में उसे यूज़ करने लगे। इसके कारण जो टाइगर की ट्रेड मार्किंग स्किन है उसको बॉन्ड्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में एशियन कंट्रीज़ में यूज़ करने लगे। और इंडिया और नेपाल में हमारे हैबिटेट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स को दूसरे कंट्रीज से लाते हैं और टाइगर को क्या करते हैं, हंटर करते हैं लोग, बहुत लोग मतलब होते हैं। और टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है दुनिया का, जिसमें 1973 में लॉन्च किया गया था। मस्ट सक्सेस और अचीव प्रोजेक्ट है। टाइगर पॉपुलेशन 4002 गया था। इसका जो पॉपुलेशन है 1985 में जो कि 4,334 के ऊपर से 1989 में चला गया। 1993 में इसकी पॉपुलेशन ड्रॉप हो गई थी, 3600 से ही रह गई थी, ठीक है। और 27 टाइगर रिजर्व स्प्रेड मतलब फैला हुआ है 37,761 स्क्वायर किलोमीटर पे। टाइगर कंजर्वेशन जो चीज़ें हैं वो अलग एक एफर्ट देती हैं जो कि इंडेंजर स्पीसीज से बचाती है, ठीक है, यहाँ याद रखें। और यहाँ देखो कोबाट नेशनल पार्क, उत्तरांचल, सुंदरबास नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। नेशनल पार्क मध्य प्रदेश सार की, ये सारी चीज़ें, ठीक है, बस इतना याद रखना। यहाँ तक कम्युनिटी और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में तो कुछ रीजंस ऐसे जो इंडियन लोकल कम्युनिटीज़ में वर्क करते हैं टुगेदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कंजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ में, और ये चीज़ें आती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। कम्युनिटी और कंजर्वेशन में तो यहाँ देखो द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस, जो कि एक 5 विलेजेस का चीज़ें होती हैं। अलवरे डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में आती है, उसको डिक्लेयर कितने किए में फॉरेस्ट में किया गया, तो 1200 के हेक्टर फॉरेस्ट की लैंड में भैरव देव धक्का, ठीक है, विहार चोरी, उसको एक अपना रूल रेगुलेशन उनका खुद का होता है जो कि आउटसाइड एक प्रोटेक्ट क्या करता है वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, आउटसाइड इंकरेजमेंट के ऊपर, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन डिपेंड्स किसके ऊपर करती है, उस सराउंडिंग कौन सी चीज़ें नीड है। दे हंट द वाइल्ड एनिमल्स, कैच फिश एंड कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड सीड। वो अपने से खुद से ऐसे मिलते हैं, लाइक फूड लिमिटेड एग्रीकल्चर में ट्राइबल ये सारी चीज़ों में सेंटिमेंटल रिलेशनशिप रखती हैं ट्रीज़ के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ, जो कि उनके एरियाज़ में फाउंड होता है। और एक बहुत एक्टिव और अलर्ट जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स फाउंड होती है उनको लोकेलिटी में, ठीक है। और इनको ऐसे एंटर नहीं किया जाता है फॉरेस्ट के जर्मिनेशन सीजन में, से उनको अलाउ नहीं है डोमेस्टिक एनिमल्स को एंटर करना फॉरेस्ट में, ठीक है। देन ये हुआ, देखो ये इंपॉर्टेंट चिपकू आंदोलन ये पूछता है। ये द फेमस चिपकू आंदोलन इन हिमालय सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्यों, ये किस लिए था ये आंदोलन, तो ये था पेड़ को काटने से बचाने के लिए। लोग वहाँ की महिला जो थी वो पेड़ से चिपक गई थी, मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ, ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है, तो पेड़ से बचाने की जो मतलब कि जो कट कर रहे थे उनके लिए तो बचा रहे थे, उसी को नाम दे दिया गया चिपकू आंदोलन, ठीक है। और ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा मूवमेंट। इसके ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड जो थी फार्मर के प्रैक्टिस के एग्रीकल्चर इन एडोशन विधि इकोसिस्टम। और एक एग्जांपल इन तैयारी में दे सकते हैं भूमि बचाओ आंदोलन, जो कि फार्मर के ऊपर आती हैं क्रॉप्स के अलग अलग ग्रोन, जो कि उसमें था कि हमें जो केमिकल के बिना क्रॉप्स के उगाई हो, ठीक है, इकोनॉमिकली प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ये जो है चिपकू आंदोलन, तो इसने किसने सुंदर लाल बहुगुणा ने इसे लीडरशिप किया था, ठीक है। इसके जो ये थे देखो यहाँ पर इन द माउंटेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेरा ग्राहवाल उत्तर प्रदेश के लीडरशिप जो सुंदर लाल बहुगुनी, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया इलिटरेट ट्राइबल पॉपुलेशन। उस मूवमेंट से जो लोग थे उन्होंने देखा कि ग्रीन ट्रीज को काटा जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सीएस के द्वारा कंट्रैक्टर के, उनके लिए बचाने के लिए वो लोग जो वहाँ के लोग थे वहाँ से वो पेड़ से चिपक गए, ठीक है। और सेवरल कंट्री ने वहाँ पर मतलब कि सपोर्ट भी किया। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखो किस तरीके से चिपके हुए हैं। हथौड़ी नहीं, उसको क्या बोलते हैं यार, कमेंट करके बताना उसको क्या बोलते हैं ऐसे, इसको हिंदी में, अरे यार याद नहीं आ रहा है। और इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को भी एक्टिवेट किया गया था, तो ये चीज़ें तो मैंने बता दी, ठीक है। यहाँ पर देखो लीगल प्रोविजन जो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ थे, रूल्स और रेगुलेशन प्रोविजन प्रोटेक्ट कर रहे थे वाइल्ड लाइफ को। इंटरनेशनल लॉज और नेशनल, इंटरनेशनल लॉ में क्या था, तो जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ रूल्स होती हैं और लीगल प्रोविजन उसको बनाया जाता है कलेक्शन और 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड किया था। इसको किस में आता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और इस इंटरनेशनल रूल्स के ऊपर जो नेचुरल रिसोर्स आते हैं वो किस में, अफ्रीकन कन्वेंशन जो कि 1968 में वेटलैंड कन्वेंशन के ऊपर आती हैं। 1971 में वर्ल्ड नेचुरल
हेरिटेज कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, एफर्ट्स को बनाया गया, ठीक है। और बात करते हैं बी नेशनल लॉ में, तो इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा नेशंस के ऊपर आता है प्रोविजन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन के ऊपर बनाया जाता है। इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए सेक्शन 47, 48 में और एंड 51A में आर्टिकल 21 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज है उसको लेट डाउन किया जाएगा। और इस फॉर्मेशन के बाद इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड 1952 में गवर्नमेंट जो है सीरियस बन गई प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ को बोर्ड्स पर मतलब कंस्टिट्यूट करने लगा, ठीक है। हंटिंग ऑफ बर्ड्स की बात करते हैं तो एनिमल्स को बैन किया गया है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 में इसको एक्ट को लाया गया था रेगुलेशन। और लीगल प्रोविजन जो थे इसमें कंजर्वेशन ऑफ एक्ट 1918 और 1981 में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला गया था। अंडर बायोडाइवर्सिटी में एक्ट 2002 में भी प्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ये चीज़ें डिक्लेयर की गई थी, ठीक है। डन यूटिलिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करें, प्लांट्स और एनिमल जो कि डेवलप होते हैं एटमॉस्फेयर, उनके खुद के एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में हैबिटेट में, तो उसको वाइल्ड लाइफ कहते हैं। फ्लोरा और फौना एक इनका कंपोनेंट है, दो वाइल्ड लाइफ के एक इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बायोस्फीयर का, ठीक है। इसके इंडिविजुअल एसिटिएट है, और अर्थ के वाइल्ड लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हमारे जो सालों से कल्चर चला आ रहा है इकोनॉमिक फील्ड के, हमें फूड देना, फाइबर फॉर क्लॉथ, लेदर देना, बिल्डिंग मटेरियल, और हमारे होम के लिए एक्सेट्रा। ये ब्राइटनेस और फ्रेग्रेंस का भी काम करते हैं, जो कि एनर्जी को हमारे लाइफ में प्रोवाइड करते हैं। और इकोलॉजी के इन इंडिया अगर हम बात करते हैं, दे ऑलवेज हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ों के इंस्पायरेशन, जो कि सेंट से इंस्पायरेशन होते हैं एक हाथ से, ठीक है। फ्लोरा की बात करते हैं तो ये हमारे क्लाइमेट है हमारे देश का एक एक्सट्रीम है, ऑलमोस्ट जो सारे क्लाइमेट फाउंड होते हैं। दैट इज़ वाई वाइड रीजन ऑफ वेजिटेशन फाउंड होते हैं हमारे देश में। रफली हमें इसको डिवाइड करते हैं बॉटनिकली, ठीक है। वेस्ट हिमालयन वेजिटेशन रीजन की बात करते हैं तो द रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू कम्यू, और वैसा रीजन जो कश्मीर से लेकर कम्यू तक शुरू होता है, ठीक है, उसको पाइन और दियोदर से लेकर ट्रीज़ के सारे ऊपर फैलाते हैं ट्रीज़, और उनके हाइट जो होती है चेंजेस होती रहती हैं स्पीसीज के ऊपर, विजिबल हम लोग ट्री में देख सकते हैं, ठीक है। उनकी जो ग्रेटर हाइट होती है 4750 मीटर्स होती हैं अल्पलैंड फॉरेस्ट की, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयन की बात करते हैं वेजिटेशन के रीजन में, इसके रीजन में ओक, रफ, कैन और फ्लोरिंग एवरी ग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं। आसाम वेजिटेशन में बात करते हैं तो इसके ऊपर ब्रह्मपुत्र और सुरमा वैली जो कि मेनली एवरी ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और सारे जो ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं डेंस बॉम्बो और बसेस के ऊपर आते हैं, ठीक है। इंडस प्लेन वेजिटेशन रीजन की बात करते हैं तो पंजाब, वेस्ट राजस्थान और ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, याद रखना। गंगा प्लेन वेजिटेशन की बात करते हैं तो इसके रीज़न किसके किसके बिहाइंड होता है, एवरेस्ट और बंगाल और उड़ीसा के रीजन में आते हैं, और इसको हम लोग खुद के एग्रीकल्चर के ऊपर बोलते हैं जानते हैं। एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट बहुत कम होते हैं, एक्सटेटेड ट्रीज और बम्बू, साल खैरा, ये सारी चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। साउदर्न प्लेटियो वेजिटेशन की बात करते हैं तो रीजन में ये होल साउदर्न जो प्लेटियो होता है वो गिरते हैं, और उनके जो डिकेट्स होते हैं उनको पाया जाता है अपार्ट, मतलब कि उनके ऊपर अलग अलग वाइल्ड बर्ड्स देखे जाते हैं। मलाबरी वेजिटेशन की बात करते हैं तो इनके ऊपर अलग अलग वेस्टर्न कोस्टल आते हैं, इंक्लूड किया जाता है हॉट स्पीसीज, सुफेरी कॉटन, कोकोनट। अंडमान वेजिटेशन रीजन की बात करते हैं तो मेनली क्या देखे जाते हैं, एवरी ग्रीन, मतलब कि हरे भरे और ग्रीन कोस्टल एरियाज फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉटनिकली सर्वे के ऊपर अगर बात करते हैं BIC के ऊपर 47,000 स्पीसीज प्लांट को पाए जाते हैं, 50,000 स्पीसीज वस्कुलर में प्लांट में इंक्लूडेड, और 35% जो है इंडेमिक में है, जो कि मतलब एनीवेयर हमारी दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं कि फाउना क्या है, तो फाउना एक सर्वे कंडक्टेड करता है जियोलॉजिकली सर्वे के ऊपर। इंडिया का GSC 89,451 स्पीसीज किस में पाए जाते हैं, फाउना में पाए जाते हैं। इसकी कैटेगरीज क्या है ये देख लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लेना कितनी स्पीसीज में कितने पाए जाते हैं, और इसमें से कुछ ऐसे एक्सटेंशंस करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। ये रन दो, ये नहीं पूछता ये सारी चीज़ें। ये देखो बायोस्फीयर का ये जो टेबल है इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। कौन से स्टेट्स में कितने कहाँ कितने एरियाज में है और कौन से स्टेट में, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट है मिनिस्टर एनवायरनमेंट का। यहाँ देखो नेशन और हेल्थ, बायोस्फीयर और बायो इंडस्ट्रीज़ में अगर हम बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी एक मैंडेटरी है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी से बेनिफिट मिलता है। बायोडाइवर्सिटी हमें एक सोर्स का फूड है, मेडिसिन है, पैरामेडिसिन है, मेडिसिन है,
ठीक है। और फाइबर्स है, रबर है, ये सारी चीज़ें हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं, ठीक है। और कौन कौन से यूजेस है बायोडाइवर्सिटी के, तो नीचे देखते हैं। 3 मेन यूजेस है मॉडर्न जो एग्रीकल्चर इन द फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ न्यू क्रॉप के फॉर्म में जो सोर्स मिलती है। मटेरियल जो कि हमें गुड क्वालिटी का ब्रीड देगा। और वैसा ट्रबल शूटर जो एक न्यू बायोडाइवर्सन डिस्ट्रैक्शन देगा, ठीक है। फूड जो कि ह्यूमन के ड्राइव होता है, ज़िंदगी जीने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है। और कुछ स्पीसीज जो एडिबल प्लांट्स होते हैं, जैसे 85% की जो दुनिया में है वो फूड कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो एग्रीकल्चर से। और लेस देन जो 20% स्पीसीज है, 20 तो वो बचे तो 15% एनिमल्स हमें मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें न्यू स्पीसीज फाउंड होने लगती हैं, ठीक है। डेवलप्ड प्लांट और बेटर ब्रीड की बात करते हैं तो डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर और सेवरल डेवलप टाइप्स जो क्रॉप्स और अदर यूजेस हैं प्लांट के वो भी मिलते हैं, ठीक है। जो यूज है जेनियस और वाइल्ड स्पीसीज की वो किसके द्वारा डन किया जाता है, न्यू क्वालिटीज़ और लाइक डिसीज़ के ऊपर डन किया जाता है, ठीक है। ये पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है, ये कर लेना, ठीक है। ये कर लेना, देखो ये होमवर्क है, ले लेना, ये करना ज़रूर, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया, अब तुम्हें करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, ठीक है। ये कर लेना, ये कर लेना, देख लो यहाँ पर क्वेश्चंस, ये कर लेना। ये कर लेना, ये कर लेना, ओके करना, ठीक है। डी नंबर मैं करा देती ये, लेकिन बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बहुत दिन से, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, चैप्टर 1 में ही है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। डी और ई बच्चे हुआ तो डी पढ़ा देते हैं। मिनरल रिसोर्स में आता है, ठीक है। ये मिनरल रिसोर्स की कैटेगरी है। तो मिनरल रिसोर्स के जो फाउंडेशन थे स्टोन से जो मॉडर्न सिविलाइजेशन और कल्चर में मोर देन 100 टाइप के जो मिनरल्स है वो पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। और कुछ लीडिंग नेशन में प्रोडक्शन होते हैं, रिजर्व किया जाता है मिनरल। और कुछ अटेंशन पेड होते हैं, जैसे लाइक प्रोडक्शंस मिनरल्स इंडिपेंडेंस के बाद जो जियोलॉजिकली सर्वे ऑफ इंडिया, ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन प्राइवेट, ये सारी चीज़ें एक इंपॉर्टेंट वर्क होती हैं इसके डायरेक्शन में। मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि एक फॉर्म होता है फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकल और फिजिकली प्रॉपर्टीज से बनता है। इसके दूसरी वर्ड में अगर हम बात करते हैं, मिनरल एक सॉलिड नेचुरल सब्सटेंस है जो कि इसके सर्टेन केमिकल कम्बिनेशन के पार्टिकुलर इंटरनल ऑटोमेटिक से स्ट्रक्चर से बनता है एटॉमिक आवर। लिथोस्फीयर जो है बनते हैं रॉक्स, और रॉक्स आर मेड ऑफ कम्बिनेशन ऑफ। लिथोस्फीयर हमारा बनता है किससे, रॉक से, ठीक है। और रॉक्स किससे बनते हैं, हम हमारे मिनरल के कॉम्बिनेशन से। और टिल डेट 2000 मिनरल जो कि आइडेंटिफाई होते हैं, लेकिन ओनली 30 मिनरल होते हैं जो कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बनते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिनरल की बात करते हैं तो 2 टाइप्स के होते हैं, जनरली बात करते हैं तो मेटेलिक मिनरल्स, ओके। तो मेटेलिक मिनरल्स की बात करेंगे तो मिनरल्स जो कि मेटल्स होते हैं उनमें जैसे लाइक आयरन और कॉपर निकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। इसमें अगर कॉपर निकल मैग्नीशियम है उस क्या बोलते हैं मिनरल्स मेटल्स अगर ये पाए जा रहे हैं उसको हमें मेटेलिक मिनरल बोलते हैं। अगेन इसको डिवाइड किया जाता है 2 कैटेगरीज में, फेरियस और नॉन फेरियस। फेरियस जो कि एक ग्रेट कंटिनेंट में मतलब कि क्वांटिटी उसकी आयरन और की ज़्यादा पाई जाए उसी को हम लोग फेरियस मिनरल जैसे मैग्नीशियम, निकल, टंगस्टन, ठीक है। और नॉन फेरियस में बात करते हैं तो वैसे मेटेलिक मिनरल जो कि एक आयरन की क्वांटिटी उसमें कम होती है उसको हम जैसे गोल्ड, सिल्वर, लीड, बॉक्साइट, ठीक है, नॉन फेरियस कहते हैं। और वही बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, तो वैसे मिनरल्स जो कंटेंट करते हैं कोई भी मतलब नो मेटल को मतलब कंटेंट करते ही नहीं है, जैसे लाइम स्टोन, डोलमाइट, मीका, जिप्सम, ये सारी चीज़ें नॉन फ्लेरियस हैं, ठीक है। नॉन फ्लेरियस के अपने खुद के 2 टाइप से, कार्बोनिक और नॉन कार्बोनिक मतलब। और दे कंटेंट कार्बोनिक जो कि फोसिल फ्यूल्स को कंटेंट करते हैं, इनको फॉर्म करने के लिए जो एनिमल का प्यूरेट चाहिए होता है, ठीक है। और प्लांट लाइफ को सर्वे मतलब कि उनके अर्थ में कोयला वगैरह जो बनता है उसी को, ठीक है। और नॉन कार्बोनिक में जो कि फोसिल फ्यूल को कंटेंट ही नहीं करते, मीका, ग्रेफाइट, ठीक है। ये चैट है, चैट को देख लेना। मेटेलिक मिनरल से बात करते हैं तो मेल्टिंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेटेलिक मिनरल, और ये हार्ड होता है और शाइनिंग होता है। इसके जनरली कहाँ पाए थे, इग्नियस रॉक में। और इसको टर्न किस तरीके से किया जाता है, वायर से, हार्म डिडक्टिलिटी, और इसको ब्रेक नहीं किया जाता है कोई भी हथौड़ी वगैरह से, ठीक है। मेल्टिंग जो मेटल है इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करता है कोई नॉन मेटेलिक मिनरल से। इसके सेल्फ शाइनिंग होता है, जनरली ये सेडिमेंट्री रॉक में पाए थे। और वायर से जो कैन नॉट भी मतलब कि हम लोग हैमरिंग से नहीं कर सकते इसको, दे ब्रेक हो जाते हैं खुद मतलब एक हथौड़ी से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर फेरियस मिनरल्स में, ये देख लेना, ठीक है। डिफिनेशन और ये क्या बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत अच्छा है 5 नंबर के लिए, ये याद कर लेना।
और वैसे मिनरल जो आयरन को कंटेन करते हैं और उनके यूज़ में आयरन और स्टील आते हैं उनको फेरियस मिनरल्स कहते हैं, लाइक टंगस्टन, निकल, आयरन और, ठीक है, मैग्नीशियम। और वैसे मिनरल जो आयरन को बहुत कम कंटेंट करते हैं, उनको आयरन होता ही नहीं है कंटेंट में, उसको हम लोग नॉन फेरियस कहते हैं, गोल्ड, लीड, मिका। इसको कलरलेस कलर्स में पाए जाएंगे, लेकिन इसके ग्रे कलर में पाए जाते हैं, डल डायस्टिक कलर में। और इसको हम लोग क्रिस्टल रॉक्स में पाए जाते हैं और इसको ऑल टाइप के रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। स्प्लिट ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल एक अनइवन चीज़ है। मिनरल्स को एक बेटर क्वालिटीज़ में पाए जाते हैं और इसको एक लेज़र क्वालिटीज़ में, मतलब बहुत कम अमाउंट में मिल जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं तो अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के भी जियोलॉजिकली स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है। इसके रिजल्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल देखा जाता है अनइवन, और मिनरल्स को एंशियंट रॉक में फॉर्मेशन के लिए लिया जाता है, जैसे आयरन और मैग्नीशियम रिजर्व्स ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और दूसरी तरफ कॉपर, लीड, जिप्सम, ये सारी चीज़ें आरवीएल रेंज में पाए जाते हैं। लाइमस्टोन, डेलमेट, जिप्सम और कैल्शियम ये किस में कन्फर्म किया जाता है, कोदक सिस्टम और अपर विंध्यायन सिस्टम में। और कुछ तो ऐसे मिनरल होते हैं जिनको रॉक्स में पाया जाता है, जैसे साउथ इंडिया, बेस ऑफ रॉक्स, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें थिक लेयर में कवर होती है सेडिमेंट्री के लिए, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को ये सारी लिस्ट में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटियो की बात करते हैं, ये रिचेस्ट है, ठीक है, मिनरल बेल्ट के रूप में छोटा नागपुर प्लेटियो, उड़ीसा प्लेटियो, छत्तीसगढ़ प्लेटियो, जो कि वेस्ट ईस्ट आंध्र प्रदेश प्लेटियो, ये सारी चीज़ें एक बेल्ट लार्ज रिजर्व में, जो कि आयरन ओर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और मैग्नीशियम, मिका, ठीक है, ये याद रखना। देन बात करते हैं साउथ वेस्ट प्लेटियो के बारे में, तो ये प्लेट्स जो प्लेट है कर्नाटका में पूरी तरीके से फैला है। एडजस्ट तमिलनाडु प्लेटियो में आयरन ओर और मैग्नीशियम बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें एक लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट रीजन में बात करते हैं तो जो बेल्ट एक्सटेंस है, गुल्फ और कम्ब अरवलिस, ये सारी चीज़ें अलग अलग नंबर में फेरियस मेटल में पाए जाते हैं। लीड, जिंक, कॉपर, ये सारी चीज़ें एक सुफिशियंट रिजर्व्स होता है सैंडस्टोन, ग्रेनाइट का, ठीक है। हिमालय एक अपना मिनरल बेल्ट है, जो कि अनदर मिनरल बेल्ट है जो जहाँ पर कॉपर, लीड, जिंक, कोबलेट एक्सेट्रा पाए। वही बात करते हैं आयरन ओर की बात करते हैं तो आयरन ओर एक बैकबोन है मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए। इसको इंडस्ट्रीज का मदर कहा जाता है। प्योर आयरन फाउंड नहीं मिलते हमारे माइन से, एक्सट्रैक्टेड इसके फॉर्म में आयरन ओर मिलते हैं हमें माइन से, जिसके बेसिस पे प्योर आयरन कंटेंट होते हैं। और आयरन ओर फाउंड होता है इंडिया में 3 टाइप्स में, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लैमनेटाइट। 4th आयरन टोटल रिजर्व होते हैं वर्ल्ड में सिचुएटेड इंडिया में, ठीक है। बात करते हैं आगे, हेमेटाइट 68% कंटेंट होते हैं। सबनेम रेड ओर, ठीक है, इसका दूसरा नाम रेड ओर है। रिजर्व कितने 1231.7 और ब्लैक ओर 60% मैग्नेटाइट के नाम है। लेमेटाइट के 40% येलो ओर अंडर सर्वे में है, ठीक है। बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर जो 2005 से है, ये टेबल देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन की, तो आयरन और ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं, बट 96% टोटल रिजर्व होते हैं, जो कि कन्फाइंड स्टेट कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गोवा, झारखंड में पाए जाते हैं। रेस्ट रिजर्व जो है वो सिचुएटेड कहाँ होते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जो कि अलग अदर स्टेट में पाए जाते हैं। 42 लाख ऑफ टोन ऑफ आयरन और प्रोड्यूस होते हैं 1950 से लेकर 1951, जिसको इंक्रीज 1427.1 लाख टोन होते हैं, जो कि 2004 से ये आते हैं, ठीक है। कर्नाटका में बात करते हैं तो ये स्टेट्स के अकाउंट में अबाउट 1/4 के जो आयरन प्रोडक्शन है वो इंडिया में पाए जाते हैं। आयरन और जो सिचुएटेड है ब्लेरियस, हॉस्पेट, संदर रीजन्स, ये आयरन ऐसे पाए जाते हैं बाहुबगन। वही बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ एक सेकेंड लार्जेस्ट आयरन है, जो कि एक आयरन और का प्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है। यहाँ पर उड़ीसा में 19% के जो आयरन और है कंट्रीज में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट जो है इसका गुरु माहिंसी, बदम पायरी, ये। गोवा में बात करते हैं 4th लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया, जिसमें 60% आयरन पाए जाते हैं देश में। इसके जो इंपॉर्टेंट माइंस है वो सागुलम, संगम, क्वैम, सात्री, पोंदा, विलियम, पता नहीं, ठीक है, रहने दो। झारखंड पाए जाते हैं 15 लार्जेस्ट आयरन प्रोडक्शन स्टेट में आते हैं, जिसमें 15% से ज़्यादा आयरन एक देश में पाया जाता है। इनके आयरन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट के नाम देखो यहाँ पर, ईस्ट वेस्ट सिंगम, सरिकिला, पालमू, धनबाद, हाजरीबाग, लोहरादाग एंड रांची, ठीक है। महाराष्ट्र में बात करते हैं तो आयरन मोस्ट सिचुएटेड है चंद्रपुर, रतनगिरी, बंद्रा डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश में करीमनगर, वरंगला, कूनल, कूड़ापा एटसेट्रा, ये डिस्ट्रिक्ट में आयरन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में जहाँ पर तमिलनाडु, हिल्स ऑफ ये सारी चीज़ों में आयरन रिजर्व है, ठीक है।
आयरन ओर। वही मैंगनीज ओर की बात करते हैं तो इंडिया स्टैंड कितने में आता है, तो थर्ड रैंक पे आता है। रूस के बाद साउथ अफ्रीका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है मैंगनीज का। और इसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए ज़्यादातर किया जाता है, रस्ट के लिए, स्टील और फीरो मैंगनीज के लिए। और इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ड्राई सेल फोटोग्राफ और लेदर और माचिस बॉक्स के इंडस्ट्रीज में। इसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट और इंसेक्टिसाइड भी के लिए भी किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं इसके, तो टोटल जो रिजर्व मैग्नीज की है इंडिया के, तो 1617 लाख टन के ऊपर। और इसके जम्बे के बाद इंडिया लार्जेस्ट रिजर्व में आता है मैग्नीज का, जो कि वर्ल्ड में 20% रिजर्व करता है। ठीक है, जो मेन मैग्नीज प्रोडक्शन रीजन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बस इतना याद रखना। 78% है मैग्नीज और डिपोजिट करता है वो बेल्ट के फ्रॉम नागपुर से और बंद्रा डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में। ठीक है, ये इसका टेबल उड़ीसा में बात करते हैं तो ये स्टैंड करता है पहला प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज जो कि इंडिया में। और 37% ऑफ मैग्नीज प्रोडक्शन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जो कि मेन माइंस है। ठीक है, यहाँ देखो मध्य प्रदेश ये थर्ड रैंक पे आता है, 21% का मैग्नीज होता है। ठीक है, कर्नाटका, सिगमू, छत्तीसगढ़ ये जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये देख लो, चित्रापुर, बेलेरिया, नॉर्थ किनारा, ये जगह पाए जाते हैं मेन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 1/4 के कंट्री में आते हैं। आंध्र प्रदेश में 6% ऑफ टोटल मैग्नीज होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं श्रीकाकुलम। ठीक है, यहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं। नॉन फेरस में तो बक्साइड, गोल्ड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और इसका जो मिनरल डेली यूज़ होता है, डेली यूज़ लाइफ में, स्कैसिटी ऑफ मिनरल्स में। बॉक्साइट की बात करते हैं तो ये एक नॉन फेरस डिपॉजिट है जो कि मेटल के नाम से एल्युमिनियम से लिया गया, एक्सट्रैक्ट किया था। इंडिया एक सफिशिएंट रिजर्व बॉक्साइट है जो कि हमें एक सेल्फ रिलियंट प्रोडक्शन ऑफ एनिमल बनाता है। एक नंबर ऑफ यूजर्स पर्टिकुलर होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर ऑफ एरोप्लेन में काम आते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, गुड्स, कोई सामान का घर बनाने में, कुछ भी। बॉक्साइट की प्रोडक्शन कैसे इंडिया में होती है ये देख लेना, कितने कितने हुए। डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं बॉक्साइट की, तो इसको मेनली अलग अलग पार्ट्स में पाया जाता है इंडिया में, बट इसका जो रिजर्व से मेनली उड़ीसा में पाया जाता है, झारखंड और छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये। और मोर देन मतलब बॉक्साइट की जो हाफ है रिजर्व उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा 42% ऑफ टोटल बॉक्साइट को प्रोडक्ट करता है। कलाहंदी, पोलंगड़ा, कोरापुट, सुंदरगढ़ और संबलपुर ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, वही गुजरात की बात करते हैं तो देखो गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात एक सेकेंड मतलब परसेंट शेयर करता है, 70.35 ऑफ टोटल बॉक्साइट प्रोडक्शन, जो कि जामनगर, कैरा। झारखंड थर्ड करता है, 40% शेयर करता है। महाराष्ट्र जो कि बॉक्साइट का एक माइंड है, कोलाबा। और छत्तीसगढ़ प्रोड्यूस करता है 6% ऑफ बॉक्साइट ऑफ इंडिया प्लेटियो। और ये सारी चीज़ें मतलब कर्नाटका हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, ये सारी चीज़ें भी बॉक्साइट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कॉपर एक बहुत यूज़फुल नॉन फेरियस मेटल है जो कि बहुत एक अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है। इसकी वजह से इसका यूज़ मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट में करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ कॉइन्स, और इसका यूज़ किया जाता है पैसे बनाने में, मतलब कॉइन्स। और ये इसका बहुत अलग अलग अदर मेटल के साथ मिलके बनता है। और डिफिशियंट टोटल रिजर्व जो होता है कॉपर एक कंट्री में 125 करोड़ टन लेता है। ओनली 3.75 लाख टन कॉपर प्रोड्यूस करता है। 1951 में 52 लाख समथिंग प्रोड्यूस करता है। 30.85 लाख टन 2001 में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी बनाया गया था माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया। और देन आगे बात करते हैं झारखंड, ये रन दो। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं तो अपार्ट जो चीज़ें नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें सेवरल टाइप से नॉन मेटेलिक जिसके मिनरल कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, मीका इसमें देखो, ये बस इसका टाइप्स पढ़ लो। इंडिया एक लीडर प्रोड्यूसर है सीट ऑफ मीका। ठीक है, और आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज भी बनाता है। ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए भी काम होता है। यहाँ हो गया रैंडॉप, ये बहुत है। लाइम स्टोन में बात करते हैं, इंडिया 76% लाइम स्टोन को यूज़ करता है जो कि सीमेंट में। ठीक है, चूना पत्थर का काम आता है सीमेंट का, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और 60% इन आयरन और स्टील का, 4% यूज़ करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, और बचा 4% वो यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर, पेपर और शुगर इंडस्ट्रीज में। 35% जो कि कंट्री के लाइम स्टोन होता है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और गुजरात, राजस्थान, ये जगह भी पाए जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं तो एज वाटर एंड सरफेस ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट, मतलब जिस तरीके से वाटर इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से मिनरल्स भी एक इक्वल इंपॉर्टेंट रखता है। हमारे मिनरल रिसोर्स के एब्सेंस में डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हो ही नहीं सकता है। पेपर मोशन डायरेक्शन ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है।
कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स एक इरोडिंग और फाइनाइट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसके लिए रिप्लेसमेंट पॉसिबल है इम्पॉसिबल। मिनरल्स को फाउंडेशन होते हैं अंडर जिसकी वजह से जो एक्सप्लेशन और यूटिलाइजेशन होती है इन दी डेवलपमेंट ऑफ, मतलब कि सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के लिए भी आती हैं। ओके, आप यहाँ बात करते हैं कुछ चीज़ें पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस और दी मिनरल्स इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सर्च होती हैं, प्रोडक्ट मिनरल्स कंट्रोल ओवर इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें मैटर से इसको रिजर्व कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया ख़त्म। इसको कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कर लेना। ठीक है, व्हाट इज़ मिनरल, देखो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी कर लेना। ठीक है, ये जो सेक्शन ई है मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, इसको मैं अभी अपलोड करूँगी। ठीक है, और शाम में उसको